अब हमें ये बात तो पता लग गई कि प्रत्यावर्ती वोल्टेज हो या प्रत्यावर्ती धारा हो, इसका जो औसत मान है अगर वो हम पूरे चक्कर में निकालने जाएंगे तो वो तो आने वाला है 0। इसी वजह से हमने इसका मान आधा चक्कर में निकाला है। तो फिर पूरे चक्कर में वोल्टेज और धारा का मान निकाला कैसे जाए? तो पूरे चक्कर में प्रत्यावर्ती वोल्टेज का अलग प्रकार का मान निकाला जाता है जिसे कहते हैं वर्ग माध्य मूल मान। इसके लिए वैज्ञानिकों ने किया क्या है कि ये जो हमारा प्रत्यावर्ती वोल्टेज है, इसकी ये जो धनात्मक अर्ध साइकिल है और ये जो ऋणात्मक अर्ध साइकिल है, इन दोनों को क्या कर दें, पहले वर्ग कर दें। तो जैसे ही वर्ग करेंगे तो धनात्मक वैल्यू का वर्ग तो धनात्मक ही आता है, लेकिन अगर कोई वैल्यू निगेटिव भी है तो उसका अगर हम वर्ग करेंगे तो वो भी कैसा हो जाएगा, धनात्मक। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि पूरी साइकिल में वोल्टेज के जितने भी मान हैं सबका वर्ग कर लेना है। वर्ग करने के बाद सभी धनात्मक हो जाएंगे। फिर पूरी की पूरी साइकिल के अंदर v² और समय का गुणनफल पता करें समाकलन विधि से। और ये गुणनफल कहाँ से कहाँ तक पता करना है, 0 से लेके पूरी साइकिल के समय तक। और फिर समय का जो इन्वॉल्वमेंट है उसे खत्म करना है कि पूरी साइकिल का या पूरे चक्कर का जो भी समय है उससे कर देना है विभाजित। तो अब हमें क्या मिलेगा, केवल वोल्टेज के स्क्वायर का मान पूरी साइकिल में, और फिर उसका हम ले लें वर्गमूल। तो हमें क्या मिल जाएगा, वोल्टेज का वर्ग माध्य मूल मान। ये तरीका होता है प्रत्यावर्ती धारा या फिर प्रत्यावर्ती वोल्टेज का वर्ग माध्य मूल मान निकालने का। अब देखिए, समय का विभाजन हो या वर्गमूल लेना हो, ये तो बहुत आसान है। हमें केवल वोल्टेज के स्क्वायर का समय के साथ जो गुणनफल है वो पता कर लेना है पूरी की पूरी साइकिल के अंदर। तो सबसे पहले हम यही कर लेते हैं कि v² dt का मान पता कर लेते हैं 0 से लेकर के फुल साइकिल के बीच में। तो ये जो हमारा प्रत्यावर्ती वोल्टेज होता है उससे संबंधित सूत्र क्या है, Vm sin ओमेगा t। स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, Vm² sin² ओमेगा t। इसका मुझे समाकलन करना है समय के सापेक्ष। करना कहां से कहां तक है, 0 से लेकर के 2π/ω तक। तो समाकलन का ये रूल होता है कि जो जो नियतांक होते हैं उसे तो हम ले लेते हैं बाहर, और sin² थीटा का हम डायरेक्ट समाकलन नहीं कर सकते। ये बात आपको पता होगी अगर आप मैथ्स के स्टूडेंट हो। और अगर आप बायोलॉजी के हो तब भी आप याद कर लो कि sin² थीटा को क्या लिखते हैं, 1 - cos 2 θ/2। ऐसा लिख लेने के बाद फिर हम इसका समाकलन करते हैं। ये दोनों ही टर्म एक दूसरे के समतुल्य हैं कि sin² थीटा जहां कहीं भी है उसको लिखेंगे 1 - cos 2 θ। थीटा की जगह यहाँ ओमेगा t, और उसको विभाजित कर देना है 2 से। इसका समाकलन समय के सापेक्ष 0 से लेकर के t तक, जिसे मैं बाद में लिख क्या लूंगा, 2π/ω। तो Vm² तो बाहर, यहाँ पर क्या होगा 1/2, क्योंकि 1 में विभाजन करना पड़ेगा 2 का। उसका समाकलन समय के सापेक्ष करेंगे तो कितना आ जाएगा, t/2। माइनस लगा करके हमारा जो 1/2 है उसका विभाजन इसमें भी होगा, और cos 2ωt का जो हमारा समाकलन है वो क्या होगा, sin 2ωt। और जो भी समय के साथ गुणनफल में है वो चला जाएगा विभाजन में। इसको बंद कर लेते हैं हम स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, और सीमाएं हमें पता ही हैं 0 से लेकर के 2π/ω तक। आप चाहो तो इन दोनों में से ये जो 2 है उसे बाहर भी लेकर जा सकते हो। तो क्या बन जाएगा, Vm²/2। ये तो हो गया अलग। अब हम सीमाएं डालना शुरू करते हैं कि जब मैं t की जगह 2π/ω डालूंगा तो एज इट इज 2π/ω आ जाएगा। माइनस लगाकर फिर मुझे यहाँ t की जगह 2π/ω डालना पड़ेगा। तो जो बटे में ओमेगा है, ओमेगा से ओमेगा कट हो जाएगा, और 2 गुणा ये जो हमारा 2π है ये क्या बन जाएगा, 4π। और साइन 0 हो या साइन पाई हो या 2π हो, 3π हो, 4π हो, सभी का मान होता है 0। और 0 को हम किसी से भी विभाजित करें 0 ही आता है। तो ये माइनस लगाकर 0 आया। फिर माइनस लगाकर जब मैं समय की जगह 0 डालूंगा तो बाकी दोनों मान भी क्या आ जाएंगे, 0। यहाँ भी 0 और साइन 0 का मान भी 0। बटे में क्या है, मायने ही नहीं रखता। तो ये क्या निकल कर आ गया, Vm², यहाँ देखोगे आप 2 से 2 कट जाएगा, इनटू में π/ω। ये क्या है, v² का समय के साथ गुणनफल का मान है 0 से लेकर कहाँ तक, 2π/ω, मतलब पूरी की पूरी साइकिल में। फिर ये बात मैं आपको समझा चुका हूं कि वर्ग माध्य मूल मान निकालने के लिए ये जो आपका v² dt निकल कर आया है पूरी साइकिल में, इसको आप समय से कर दो विभाजित, पूरी साइकिल के समय से, जो कि कितना है 2π/ω। तो आप क्या देखोगे, π/ω से π/ω कट हो जाएगा। तो ये जो हमारा अनुपात है वो क्या निकल कर आ गया, Vm²/2।
और समय से विभाजन करने के बाद इसका अगर हम ले लें वर्गमूल तो हमें क्या मिल जाएगा, वोल्टेज का वर्ग माध्य मूल मान, जिसे हम आरएमएस मान भी कहते हैं, पूरी साइकिल के अंदर जो कितना निकल कर आ रहा है, वोल्टेज के अधिकतम मान को √2 से या तो आप विभाजित कर दो या फिर 1/√2 जो होता है वो होता है 0.707। तो आप ये भी कह सकते हो वोल्टेज के अधिकतम मान को 0.707 से गुणा कर दो तो आपको मिल जाएगा वोल्टेज का वर्ग माध्य मूल मान। तो इस तरह से प्रत्यावर्ती वोल्टेज का या फिर प्रत्यावर्ती धारा का जो मान है वो पूरी की पूरी साइकिल में निकाला जा सकता है, क्योंकि औसत मान पूरी साइकिल में 0 निकल करके आ रहा था। इस वजह से इस प्रकार का मान हमने परिभाषित किया है। और हमारे घरों में जो वोल्टेज आ रहे होते हैं 220 वोल्ट, 240 वोल्ट, ये वोल्टेज का वर्ग माध्य मूल मान ही होता है। और इसी तरह से अगर आपको इस प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान निकालना है तो आप क्या करोगे कि धारा का वर्ग माध्य मूल मान जो है, धारा का जो भी अधिकतम मान है उसको √2 से विभाजित करने के बाद मिलेगा, या फिर कहीं धारा के अधिकतम मान को 0.707 से गुणा करने के बाद मिलेगा। तो आप चाहो तो √2 से विभाजित कर दो, और गुणनफल हमेशा विभाजन से आसान होता है, तो आप अधिकतम मान को 0.707 से गुणा कर दो तो आपको धारा का क्या मिल जाएगा, वर्ग माध्य मूल मान। और स्टूडेंट्स, इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए जो प्रश्न हमने सेलेक्ट किया है वो एनसीईआरटी की एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 है। प्रश्न कुछ इस तरह से है कि एसी सप्लाई का जो शिखर मान है वो 300 वोल्ट है, तो हमें उस एसी वोल्टेज की आरएमएस वोल्टता पता करनी है। मैं आपको बता चुका हूं कि प्रत्यावर्ती वोल्टेज का जो आरएमएस मान है वो शिखर या अधिकतम मान को √2 से विभाजित करने के बाद मिलता है। तो अधिकतम वोल्टेज तो हमें दे रखा है 300 वोल्ट। अब मैंने आपसे ये भी कहा है कि √2 का मतलब हो गया 1.414 का विभाजन, जो कि थोड़ा मुश्किल है। तो आप क्या कर लो, 1/√2 को ऐसे याद रखो कि ये बराबर होता है 0.707 के। तो इस वैल्यू से इसका जो गुणनफल है वो बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि ये 2 0 जब मैं हटाऊंगा तो यहाँ पर क्या बन जाएगा 70.7 और गुणा 3 कर दो, तो 3 का गुणा 7 से करेंगे तो 21 आएगा, 2 हासिल में चला जाएगा। 3 का 0 से करेंगे तो 0, 2 यहाँ पर आ जाएगा, और 3 का गुणा 7 से करेंगे तो 21, तो कितना आ गया 212.1 वोल्ट। ये क्या है, आरएमएस वोल्टता का मान उस सप्लाई का जिसका शिखर मान कितना है 300 वोल्ट। तो बात करें दूसरे पार्ट की, तो उसमें क्या कहा गया है कि एसी परिपथ में धारा का जो आरएमएस मान है वो है 10 एम्पियर। तो शिखर धारा क्या होगी वो हमें समझाएं। तो धारा का भी आरएमएस मान वोल्टेज की तरह ही धारा के शिखर मान को √2 से विभाजित करने के बाद मिलता है। तो धारा का शिखर मान कैसे निकल कर आएगा कि जो हमारा आरएमएस मान है 10 एम्पियर, उसको √2 1.414 से कर दें गुणा, तो कितना आ जाएगा 14.14 एम्पियर क्या होगा इस परिपथ में अधिकतम धारा का मान, या कहें धारा का शिखर मान। अब इससे पहले कि मैं आपको यह समझाऊं कि प्रत्यावर्ती वोल्टेज को प्रतिरोध के सिरों पर लगाने पर क्या होता है, पहले हम ये जान लेते हैं कि ये जो प्रत्यावर्ती वोल्टेज है या जो प्रत्यावर्ती धारा है इसको हम फेजर्स के थ्रू दिखाते हैं। ये फेजर्स होते क्या हैं?